वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। तो देखिए आपका पार्ट नंबर 3 जो चल रहा था आनुवंशिकी, और पिछली नेक्स्ट की जो क्लास थी, पिछली आपकी जो क्लास थी, उस क्लास में आप में दो टॉपिक मैंने आपको समझाए। नंबर 1, मेंडल ने मटर के पादप का चयन क्यों किया और मेंडल की सफलता के कारण। तो दोस्तों ध्यान देना, उस समय जब हमने टॉपिक स्टॉपेज किया था तो मैंने बताया था आपके लिए, ध्यान देना, बताया था कि मेंडल ने मटर के पादप में 34 प्रकार के विपर्यासी लक्षण खोजे थे। यानी उन्होंने कुल 34 प्रकार के विपर्यासी लक्षण बताए थे। यानी उन्होंने बताया जो मटर का पादप है उसमें 34 प्रकार के विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। लेकिन मेंडल ने जो प्रयोग किया था मटर के पादपों पर संकरण का जो प्रयोग किया था, उसके लिए उन्होंने 7 लक्षणों का चयन किया था। तो वो 7 लक्षण कौन कौन से हैं, तो ध्यान देना भाई, यानी समझना कि यानी जो विपर्यासी लक्षण है, यानी मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था। कितने लक्षणों का? 7। तो वो 7 लक्षण कौन कौन से हैं, तो इस क्लास में उन 7 लक्षणों के बारे में आपको बताएंगे दोस्तों। तो ध्यान देना, एक नया टॉपिक, अच्छा टॉपिक और बहुत परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। तो देखिए भाई कि मेंडल ने कितने लक्षणों को चुना था? 7 जोड़ी। कितने विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था? 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था। 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का क्या किया था? चयन किया था। ध्यान देना, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का क्या किया था? चयन किया था। प्रश्न बनता है कि भाई मटर के पौधे में कुल कितने विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं? 34। कितने पाए जाते हैं? 34। और कितने का चयन किया था मेंडल ने? 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था। तो वो 7 जोड़ी लक्षण कौन कौन से हैं, तो उनको मैं आपको समझा रहा हूं। ध्यान देना, एक सारणी के द्वारा इसमें बताया है। नंबर 1 यानी क्रम संख्या। क्या है? क्रम संख्या। दूसरा है पादप के लक्षण। दूसरा कौन सा है? पादप के लक्षण। ध्यान देना, दूसरा है पादप के लक्षण। नंबर 1 क्रम संख्या डाल लेना। नंबर दूसरा कॉलम कौन सा बनेगा आपका? पादप के लक्षण। नंबर तीसरा है प्रभावी लक्षण। कौन से? प्रभावी लक्षण। और नंबर चौथा है आपका अप्रभावी लक्षण। कौन सा है? अप्रभावी लक्षण। ध्यान देना, कौन सा है? अप्रभावी लक्षण। एक प्रभावी और एक अप्रभावी। आई बात समझ में? तो ध्यान देना, प्रभावी और अप्रभावी। तो नंबर 1 यानी ग्रेगर जॉन जो मेंडल था दोस्तों, उन्होंने 7 विपर्यासी लक्षणों का क्या किया था? चयन किया था। किसके लिए? अपने प्रयोग के लिए। और कितने का चुनाव? कुल कितने पाए जाते हैं? 34। कितने पाए जाते हैं? 34। और कितने का चयन किया था? 7। तो कौन कौन से 7 लक्षण हैं? नंबर 1 पादप की ऊंचाई। कौन सा नंबर 1 है? पादप की ऊंचाई। और पादप की ऊंचाई के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? यानी प्रभावी कौन सा होता है? लंबा। कौन सा होता है? लंबा। और अप्रभावी कौन सा होता है? बौना। कौन सा होता है? बौना। तो नंबर 1 ध्यान रखना, नंबर 1 है पादप की ऊंचाई। और ऊंचाई के आधार प्रभावी लक्षण कौन सा है? लंबा। और अप्रभावी लक्षण कौन सा है? बौना। ध्यान रखना। नंबर दूसरा चलते हैं पुष्प की स्थिति। पुष्प की स्थिति। तो देखिए पुष्प जो होते हैं मटर के पादप में, जो होते हैं पुष्प जो होते हैं, उनके 2 लक्षण हैं। प्रभावी कौन सा होता है? प्रभावी होता है कक्षीय। कौन सा होता है? कक्षीय। और अप्रभावी कौन सा होता है? अग्रस्त। कौन सा होता है? अग्रस्त। आई बात समझ में? कौन सा होता है? अग्रस्त। यानी कक्षीय और अग्रस्त। कक्षीय का मतलब होता है कि जब पादप की कक्षा में, यानी जितनी भी शाखाएं हैं, हर शाखा में क्या आते हैं? फूल आते हैं। उससे बोलते हैं कक्षीय। और अग्रस्त बोलते हैं केवल शीर्ष भाग पर आते हैं। कैसे भाग पर आते हैं? केवल शीर्ष भाग पर। जैसे सूरजमुखी है, सूरजमुखी में केवल शीर्ष भाग पर क्या आता है? पुष्प आता है। लेकिन इसमें मटर के पौधे में जो प्रभावी लक्षण कैसा है? कक्षीय, यानी हर शाखा पर क्या आते हैं? फूल आते हैं। और अप्रभावी लक्षण कौन सा है? अग्रस्त। कौन सा है? अग्रस्त। नंबर तीसरा है परिपक्व फली की आकृति।
परिपक्व फली की आकृति। ध्यान देना, परिपक्व फली की आकृति, परिपक्व फली की आकृति। तो देखिए जब फली पक जाती है, मटर की फली क्या हो रही है, पक रही है, तो परिपक्व फली की जो आकृति होती है उसके आधार पर उसमें दो प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। तो प्रभावी लक्षण कौन सा है, फूली हुई, कौन सा है, फूली हुई। और अप्रभावी लक्षण कौन सा है, संकीर्णित, कौन सा है, संकीर्णित। आई बात समझ में, ध्यान देना, प्रभावी कौन सा है, फूली हुई, और अप्रभावी कौन सा है, संकीर्णित। अगला चलते हैं, नंबर 4 पॉइंट है अपरिपक्व, यानी जब फली पककर तैयार नहीं हुई है। अपरिपक्व फली का रंग, अपरिपक्व फली का रंग। तो अपरिपक्व फली जो फली होती है उसके रंग, प्रभावी रंग कैसा होता है, हरा। जब आपने देखा होगा, सामान्यतः आपने देखा होगा जब फली पककर तैयार नहीं होती है तो आप देखा होगा मटर की जो अपरिपक्व फली का जो रंग होता है प्रभावी कैसा होता है, हरा, और अप्रभावी कैसा होता है, पीला। कैसा होता है, पीला। आई बात समझ में। नंबर अगला है पुष्प का रंग। जो पुष्प है मटर पर, जो पुष्प की स्थिति तो मैंने पहले बता दी, कक्षीय और अग्रस्त। कक्षीय कैसा है, प्रभावी, और अग्रस्त कैसा है, प्रभावी। तो जो पुष्प का रंग है, तो मटर का जो पौधा होता है उसमें दो प्रकार के यानी पुष्प होते हैं, यानी दो प्रकार के पुष्प आते हैं मटर के पादप पर। एक तो होता है बैंगनी, कौन सा होता है, बैंगनी, कौन सा होता है, बैंगनी। और दूसरा कौन सा होता है, सफेद, यानी वाइट होता है, कौन सा होता है, सफेद। नंबर अगला है बीज की आकृति। कौन सा है, बीज की आकृति, यानी स्ट्रक्चर ऑफ सीड। बीज की आकृति, स्ट्रक्चर ऑफ सीड, बीज की आकृति। बीज की आकृति कितने प्रकार होते हैं, दो, गोलाकार और झुर्रीदार। यानी एक बीज तो कैसे होते हैं, गोल होते हैं, और एक कैसे होते हैं, झुर्रीदार, जिसको आप पिचका मटर के नाम से भी जानते हैं, झुर्रीदार। और नंबर अगला है 7वां लास्ट, बीज का रंग। कितना है, बीज का रंग। ध्यान देना, बीज का रंग। आ रही बात समझ, बीज का रंग। तो देखिए बीज का रंग, तो जब बीज का रंग, तो बीज का रंग कैसा होता है, प्रभावी कैसा होता है, पीला। कैसा होता है, पीला। और अप्रभावी कैसा होता है, हरा। कैसा होता है, हरा। तो देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल जो था उसने जब मटर के पादप का चयन क्यों किया, तो उसमें मैंने ये भी आपको बताया था कि मटर के पौधे में विभिन्न प्रकार के विपर्यासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। कि जो मटर के पौधे होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार के विपर्यासी लक्षणों क्या पाए जाते हैं, जोड़े पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, जोड़े पाए जाते हैं। और कुल जोड़े कितने बताए थे मैंने, 34। कितने बताए थे, 34। और उनमें से ग्रेगर जॉन मेंडल ने कितने जोड़ी लक्षणों का, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था अपने प्रयोग के लिए। तो 7 कौन कौन से हैं, नंबर 1 पादप की ऊंचाई। कौन सा है, नंबर 1 पादप की ऊंचाई। तो इसमें जो प्रभावी लक्षण है, कौन सा लक्षण है, प्रभावी लक्षण है, वो कौन सा है, लंबा। और अप्रभावी कौन सा है, बौना। आई बात समझे। दूसरा है पुष्प की स्थिति। पुष्प की स्थिति में कौन सा है, कक्षीय, और दूसरा कौन सा है, अग्रस्त। ये कौन सा है, कक्षीय, और दूसरा कौन सा है, अग्रस्त। आई बात समझे। तीसरा है परिपक्व फली की आकृति। कौन सी है, परिपक्व फली की आकृति। तो परिपक्व फली की आकृति में प्रभावी लक्षण कौन सा है, फूली हुई, और अप्रभावी लक्षण कौन सा है, संकीर्णित। फिर है अपरिपक्व फली का रंग। तो अपरिपक्व फली का रंग, प्रभावी कौन सा है, हरा, और अप्रभावी कौन सा है, पीला। फिर है पुष्प का रंग। पुष्प का रंग कौन सा है, बैंगनी और सफेद। बैंगनी और सफेद। प्रभावी कौन सा है, बैंगनी, अप्रभावी कौन सा है, सफेद। फिर है बीज की आकृति। तो बीज की आकृति एक कौन सी है, गोलाकार। प्रभावी कौन सा हो गया, गोलाकार, और अप्रभावी कौन सा हो गया, झुर्रीदार। कौन सा हो गया, झुर्रीदार। आई बात समझ में। और फिर है बीज का रंग। बीज के रंग में कौन सा है, पीला और हरा। पीला और हरा। तो इस प्रकार कुल 7 प्रकार के विपर्यासी लक्षणों का चयन किया। कौन कौन से लक्षण थे, पादप की ऊंचाई, पुष्प की स्थिति, परिपक्व फली की आकृति, अपरिपक्व फली का रंग, पुष्प का रंग, बीज की आकृति और बीज का रंग। इनके आधार पर प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों का क्या किया, चयन किया। तो ये आपका था टॉपिक की 7 जोड़ी विपर्यासी जो लक्षण थे कौन कौन से हैं। तो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण निम्नलिखित हैं।
तो इनको लिखना, नोटबुक में नोट करना और ध्यान से इनको याद करना। अगला टॉपिक जो है इसमें दोस्तों, प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मेंडलवाद की पुनर्खोज। मेंडलवाद की पुनर्खोज। तो ध्यान देना, आनुवंशिकी एक अच्छा टॉपिक, एक रुचिकर टॉपिक, और जिसका मैं अगला नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 में, इसका जो भाग चल रहा है पार्ट नंबर 3 का भाग कौन सा चल रहा है, 3, तो 3 में अगला मैं टॉपिक बता रहा हूं, मेंडलवाद की पुनर्खोज। मेंडलवाद की पुनर्खोज। मेंडलवाद की पुनर्खोज। मेंडलवाद की पुनर्खोज। आई भाषा में मेंडलवाद की पुनर्खोज। तो गौर देना, बहुत अच्छा टॉपिक, समझना कि भाई मेंडलवाद की पुनर्खोज। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो वंशानुगति के नियम खोजे थे, ध्यान देना, ग्रेगर जॉन मेंडल ने यानी जो वंशानुगति के नियम खोजे थे, क्या खोजे थे, वंशानुगति के नियम, वो 35 वर्षों तक कैसे रहे, उपेक्षित रहे। यानी कितने वर्षों तक, 35 वर्षों तक उपेक्षित रहे। ध्यान देना कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने, पिछले टॉपिक में ध्यान देना, जब मेंडलवाद मैंने आपको पढ़ाया था, मेंडलवाद बताया था, तो उसमें बताया था कि उन्होंने 1865 में जो अपने प्रयोग थे, उनके जो रिसर्च पेपर थे, वो ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष क्या कर दिया, उनको प्रस्तुत कर दिया। और सन 1866 में उस सोसाइटी ने क्या किया, पादप संकरण के प्रयोग के नाम से क्या कर दिया, प्रकाशित कर दिया। लेकिन उस समय इस महान वैज्ञानिक की यानी 6 जनवरी 1884 क्या हो गई, मृत्यु हो गई। यानी 6 जनवरी 1884 क्या हो गई, मृत्यु हो गई। लेकिन इनको क्या नहीं मिली, यानी इनको क्या नहीं मिली, प्रसिद्धि नहीं मिली, ख्याति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि 35 वर्षों तक इनके नियम कैसे रहे, उपेक्षित रहे। क्या रहे, 35 वर्षों तक इनके नियम उपेक्षित रहे। तो सन 1900 में, कब, सन 1900 में, ध्यान देना, बहुत अच्छा टॉपिक, सन 1900 में 3 वैज्ञानिक थे। एक तो हॉलैंड के वैज्ञानिक थे, कौन थे, हॉलैंड के हुगो डी ब्रीज, ध्यान देना, हुगो डी ब्रीज, जिन्होंने उत्परिवर्तन के बारे में बताया था, जीवों में अचानक होने वाले परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। उन्होंने हॉलैंड के हुगो डी ब्रीज नामक वैज्ञानिक ने ही बताया था। सन 1900 में हॉलैंड के हुगो डी ब्रीज, जर्मनी के, जो जर्मन देश है, जर्मनी के कौन थे, कार्ल कॉरेंस, ध्यान देना, कार्ल कॉरेंस, जर्मनी को कौन थे, कार्ल कॉरेंस, एवं ऑस्ट्रिया के, जिस देश के कौन थे, ग्रेगर जॉन मेंडल, इनके ही हम वतन थे, इनकी क्या थे, हम वतन, यानी इनके ही देश के रहने वाले थे। तो ऑस्ट्रिया के कौन थे, ऑस्ट्रिया के एरिक वान शेरमेक ने पृथक, तीनों वैज्ञानिक क्या पृथक रूप से कार्य करते हुए, यानी ऑस्ट्रिया के एरिक वान शेरमेक ने पृथक रूप से कार्य करते हुए, कार्य करते हुए, क्या करते हुए, करते हुए मेंडल के नियमों की क्या की, पुनर्खोज की, यानी कार्य करते हुए मेंडल के नियमों की पुनर्खोज की। तो ये था मेंडलवाद। दोबारा समझना कि ग्रेगर जॉन मेंडल के जो नियम थे 35 वर्षों तक कैसे रहे, उपेक्षित रहे, गौर देना टॉपिक पर। और सन 1900 में हॉलैंड के हुगो डी ब्रीज, जर्मनी के कार्ल कॉरेंस एवं ऑस्ट्रिया, जो इनके हम वतन थे, इनके देश के रहने वाले थे, एरिक वान शेरमेक ने पृथक रूप से कार्य करते हुए मेंडल के नियमों की पुनर्खोज की। क्या की, पुनर्खोज की।
और इस पुनर्खोज को ही मेंडलवाद की पुनः खोज के नाम से जाना जाता है। अब इसमें महत्वपूर्ण बात जो है वो ध्यान देना कि 1865 में इन्होंने ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1865 में अपने जो क्या थे नियम थे, या जो उन्होंने वंशानुगति के नियमों को खोजा था, जो भी रिसर्च पेपर थे, जो भी शोध पत्र थे, उनको 1865 में ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के सामने क्या कर दिया था, प्रस्तुत कर दिया था। लेकिन उनको ख्याति नहीं मिली। ख्याति कब मिली? 1900 में। तो कितने वर्ष हो गए 1865 से और 19 से कितने हो गए? 35 वर्ष हो गए। तो 35 वर्षों तक इनके नियम कैसे रहे? उपेक्षित रहे। और 1900 के बाद इनको आनुवांशिकी का पितामह कहा जाने लगा, फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिकी का पितामह। तो इनकी मृत्यु के बाद, यानी 6 जनवरी 1884 क्या हो गई इनकी मृत्यु, उसके बाद इनको जेनेटिक्स ऑफ फादर की क्या मिली? उपाधि मिली। आई बात समझ में? तो ध्यान देना, आनुवांशिकी का पितामह कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। और एक महत्वपूर्ण टॉपिक और जो आपके सिलेबस में नहीं है थोड़ा सा, और आधुनिक आनुवांशिकी के पिता, आधुनिक आनुवांशिकी के पिता, तो आधुनिक आनुवांशिकी पिता कौन है? डब्ल्यू वेडसन। ध्यान देना, आधुनिक आनुवांशिकी के पिता कौन है? डब्ल्यू वेडसन। कौन है? डब्ल्यू वेडसन। ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूं। आनुवांशिकी केवल आ जाए कि आनुवांशिकी के पिता, तो आनुवांशिकी पिता कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल। ध्यान देना, आनुवांशिकी के पिता, आनुवांशिकी के पिता, तो आनुवांशिकी के पिता कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। आई बात समझ में? और आधुनिक जुड़ जाए, मॉडर्न आधुनिक मॉडर्न जेनेटिक्स ऑफ फादर डब्ल्यू वेडसन, जेनेटिक्स ऑफ फादर ग्रेगर जॉन मेंडल। आ रही बात समझ में? आनुवांशिकी के पिता, आनुवांशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल, और आधुनिक आनुवांशिकी के पिता, आधुनिक आनुवांशिकी के पिता डब्ल्यू वेडसन। इस चीज को ध्यान रखना कि मॉडर्न जेनेटिक्स जो है उसके पिता कौन कहलाते हैं? डब्ल्यू वेडसन। और केवल आनुवांशिकी, क्योंकि सबसे पहले आनुवांशिकी नियम किसने खोजे थे? ग्रेगर जॉन मेंडल। तो आनुवांशिकी पिता हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, और कुछ इसमें परिवर्तन कर दिया, मॉडर्न बना दिया, एक नया मॉडर्न आधुनिक आनुवांशिकी पिता कौन है? डब्ल्यू वेडसन। तो इन चीजों को बहुत ध्यान देना, क्योंकि डब्ल्यू वेडसन ने ही आनुवांशिकी की परिभाषा दी थी, जो मैंने आपको पहले पाठ की जो शुरुआत की थी, तो वही परिभाषा बताई, जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिकी के, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवांशिकता, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवांशिकता एवं विभिन्नता, आनुवांशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है, आनुवांशिकी कहलाता है। आई बात? आनुवांशिकी किसे कहते हैं? जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, आनुवांशिकी कहलाता है। और इस शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? डब्ल्यू वेडसन ने। इसलिए आधुनिक आनुवांशिकी पिता किसे कहते हैं? डब्ल्यू वेडसन को। और आनुवांशिकी पिता किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ये था मेंडलवाद की पुनर्खोज, जिसमें 3 वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, हॉलैंड के हुगो डी व्रीज, जर्मनी के कार्ल लॉरेंस और ऑस्ट्रिया के एरिक वान शेरमेट। आई बात समझ में? तो बहुत अच्छा टॉपिक मैंने इसमें आपको बताया, और आशा करता हूं कि बहुत अच्छी तरह से टॉपिक समझ में आया होगा आपकी में। और नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए इसको बहुत अच्छी तरह से स्वाध्याय करो, क्योंकि ये पाठ 4 नंबर का है। बहुत अच्छी लगन से मेहनत करो, बहुत रुचिकर पाठ है, बहुत इंटरेस्टिंग पाठ है। मिलते हैं नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में। थैंक्स।